स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट अगर आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाने वाले हो और सामाजिक विज्ञान के पेपर में अभी तक तैयारी आप लोगों की कुछ भी नहीं है और आप ट्रिक के मदद से पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए। मेरे प्यारों जो इसी तरह मैं हिंदी का बनाया था, बहुत सारे बच्चे उस ट्रिक को अप्लाई करके आए हैं और अगली साल भी अप्लाई किए थे, बहुत सारे बच्चे पास भी होकर आए मेरे प्यार बच्चों। तो बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यार बच्चों, तो मैं ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों जो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक वायरल पेपर 2026 बोर्ड का मेरे पास यहाँ पे 825 जेबी कोड है मेरे प्यारों बच्चों, और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, वो भी बिना पढ़े बिना कुछ याद किए, केवल मेरे प्यारों जो ट्रिक से मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। और आपको बता दूं कि यह पेपर 70 नंबर का है, तो आप आराम से मेरे प्यारों जो 50 से लेके 55 नंबर ला दोगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह हिंदी में मेरे प्यारों जो कमेंट इतना भर भर के कमेंट आया कि नहीं सर आपने जो ट्रिक बताया था बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था, हमने अप्लाई भी करके आया है। उन्हीं लोगों की डिमांड में सामाजिक विज्ञान का भी ट्रिक लेकर आ गया। कोई भी फेल नहीं हो सकता है, मेरे रहते कोई भी बंदा फेल नहीं हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई किया हो चाहे नहीं किया हो। ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इस पेपर को। सबसे पहले इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, और इसका ट्रिक मेरे प्यार जो हिंदी से अलग है। हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का ट्रिक अलग होता है और सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का ट्रिक अलग होता है, क्योंकि इसमें पैटर्न थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, इसमें जितने प्रश्न है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और उस ट्रिक को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तब विश्वास होगा आपको कि मेरी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे प्यार बच्चों। चलिए इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं और ट्रिक आप लोगों को मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ट्रिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रहता है उसके 4 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन ए, इसके बाद आता है ऑप्शन बी, इसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो मेरे प्यार बच्चों रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर फर्स्ट बिल्कुल ट्रिक मेरे प्यार जो ट्रिक आपको बता दूंगा उसको एकदम जेन्युइन मानिए, और वो ट्रिक 100% मेरे प्यार जो काम करेगी, मैं खुद अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को। देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर 4 ऑप्शन दिया है, अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारों जो कोई ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यारों चो मेरे कहने पे विश्वास रखिए मेरे प्यारों चो कि वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल 99% मेरे प्यारों चो दावा करता हूं कि वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से अगर आ जाए कि उपयुक्त सभी, ठीक है, अगर आ जाए उपयुक्त सभी मतलब कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो आपको मेरे प्यारों बच्चों इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आना है। 99% ये भी चांस है मेरे प्यारों बच्चों कि ये वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही होता है। इसके बाद रूल नंबर थर्ड क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन आ जाए कि ए व बी दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो मेरे प्यारों चो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना। ये भी 99% मेरे प्यारों चो जेन्युइन ट्रिक है, यही काम करता है। इसके बाद चौथा नियम यह कहता है कि अगर 3 ऑप्शन सेम दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन अलग टाइप का दे दे, अगर अलग टाइप का कोई ऑप्शन दिखे, चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन अगर सेम है और एक ऑप्शन अलग टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 5 ये कहता है सामाजिक विज्ञान का कि अगर कथन एवं कारण वाला प्रश्न आ जाए, कथन व कारण वाला प्रश्न आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों या तो ऑप्शन ए सही होता है या तो ऑप्शन सी सही होता है। तो या तो ए वाले पे क्लिक कीजिए या तो सी वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब रूल नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी ऑप्शन अलग आ जाए, चारों ही ऑप्शन अलग आ जाए, और जो मैं ट्रिक इतना बताऊं इसमें से कोई भी ऑप्शन में मैच ना करे, तब आपको लगाना है मेरे प्यारों चो तुक्का वाली ट्रिक। कौन सा लगाना है? तुक्का वाली ट्रिक लगाना है, और वो भी तुक्का मेरे प्यारों चो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे लगाना है। या तो ऑप्शन ए पे लगाएं या तो ऑप्शन सी, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है मेरे प्यारों बच्चों, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो यह था मेरे प्यारों चो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूं मेरे प्यारों चो, तब आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारों चो यह था निर्देश यहाँ पे मेरे प्यारों चो पढ़ लीजिएगा आप लोग। पेपर यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं और खुद पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए
यहां से स्टार्ट है खंड अ, दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए बोला यहां पे कि फ्रांस की क्रांति हुई। अब फ्रांस की क्रांति हुआ कब? 1788, 1790, 1789, 1787। पढ़े होंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में। देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो गया कि नहीं? आपको तुक्का ए और सी पे ही खेलना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया, तो इसका ए सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO कहते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो उसकी स्थापना हुआ था सन 1995 में। इसका भी सी सही है। आगे देखते हैं चौथा, कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? इन चारों ऑप्शन में से गुलामगिरी, आपको भी मालूम है गुलामगिरी। ए वाला इसका सही हो गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न पांचवा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या तात्पर्य है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका भी सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य कौन नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? तो वो आपका जम्मू कश्मीर। इसका आपका ए सही हो गया। इसके बाद है सातवां प्रश्न, देख लीजिए क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो उसमें होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो यहां पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका। देखिए ए और सी ज्यादातर सही हो रहा है। आठवां है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखिए राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में से आ गया इनमें से सभी। मैंने क्या कहा कि आंख बंद करके भरोसा जताइए, उस पर ही क्लिक करके आप लोगों को आना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो लोकतंत्र का कौन सा अवगुण इन चार ऑप्शनों में से? तो वह है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी आ गया। अब क्या इसी को हम लोग सही करके आएंगे, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो गया। आगे प्रश्न 10वां कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो देखिए संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका हिंदी। तो हिंदी है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद 11वां देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है चूना पत्थर को मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका सीमेंट। देखिए ए सी, खाली सिर्फ ए सी या तो डी। वो भी डी कब सही हो रहा है? जब इनमें से सभी आ रहा है। तो अब मैं तो ट्रिक बताया किया हूं कि अगर चारों ऑप्शन में से इनमें से सभी आ जाए तो वही वाला होगा, या तो इनमें से कोई नहीं आ जाए वो वाला होगा। इसके बाद देख लीजिए 12वां कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो सन 1991 में हुआ था। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। 13वां है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए ये वाला हो गया कि नहीं? बिल्कुल सही। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है प्रश्न 14, कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसलिए 14 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो तांबा का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश मतलब ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा है इसमें से आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मछुआरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि मछली का पालन करता है, वो मछली मारता है, तो मछली जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मछुआरा। इसके बाद देखिए ए इसका भी सही हो गया। 17 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका भी मेरे प्यारे बच्चों 2005 में लागू किया गया था। इसका भी देखिए ए सही हो गया। आगे 18वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहां पे है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका भी ये सही है। 19वां है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? सबको मालूम है काली मिट्टी। इसका सी सही हो गया। इसके बाद 20वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 20वां है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुआ था? सन 1970 में। इसका ए सही। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब विश्वास हुआ कि नहीं? पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ज्यादातर या तो ए या तो सी या तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों, वो भी इनमें से सभी वाला। क्लियर है?
मेरे प्यार बच्चों यकीन मानिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ट्रिक आप लोगों को बता दिया हूं ना सामाजिक विज्ञान का, इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। सामाजिक विज्ञान में 20 अगर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अगर मेरा ट्रिक अप्लाई कर दिया आपने तो कम से कम 14 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों का सही हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। अब मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक मेरे प्यार बच्चों। देखिए अब मैं यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का खंड ब, देख लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है खंड ब मेरे प्यारे बच्चों। और खंड ब जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर के लिए रहेगा, 50 नंबर के लिए। 50 में 50 नंबर लेके आओगे मेरे प्यारे बच्चों। खंड ब का इतना बेहतरीन तरीका बता दूंगा कि 50 में 50 नंबर सिर्फ ट्रिक से लाओगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद किए हो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों 50 में 50 नंबर लेके आप लोगों आओगे। देखिए ट्रिक क्या है मैं उसको समझाता हूं। चलिए ट्रिक समझाने के बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अब बताता हूं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। पहले ट्रिक आप लोग समझ लीजिए किसका, सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या कहता है। देखिए ट्रिक पहला यह कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ट्रिक यह कहता है कि जब पेपर आप लोगों को मिले, तो जब पेपर आपको मिले तो मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। जो मैं आपको बता रहा हूं उस ट्रिक को अप्लाई करो। मतलब 15 मिनट आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है। जब पेपर को आप पढ़ लेते हो मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मालूम चल जाता है कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। जो जो प्रश्न आपको आ रहा है उस पर ट्रिक लगाते चलना है और उन प्रश्नों को सबसे पहले करना है। और जो प्रश्न बाद में बच जाएगा, जिसका उत्तर आप लोगों को नहीं आ रहा है, उसका लिए मैं एक ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख दोगे। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब आइए रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड इसका यह कहता है कि ज्यादा पेज लिखो। कहने का मतलब मेरे प्यारों से एक बता देता हूं आपको, सामाजिक विज्ञान में यही तो अच्छी बात है कि इसमें ना तो रूल होता है, ना तो नियम होता है, ना तो फॉर्मेट। इसमें यही होता है कि आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसका विवरण लिखते जाइए। तो ज्यादा से ज्यादा पेज में लिखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा पेज में लिखेंगे तो उतना ही ज्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। तो किसी भी प्रश्न को बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन करके कितना लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, वैसे आपको लिखना है। रूल नंबर तीसरा कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड पकड़ के लिखना। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो कीवर्ड को पकड़ लो। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आएगा कीवर्ड क्या, अभी मैं बताता हूं, जब पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको कि कीवर्ड क्या होता है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके कीवर्ड से हम उसका आंसर लिख सकते हैं और आपको नंबर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कोई एक नंबर भी आप लोगों को काट नहीं सकता है। अब रूल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलाकर लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर उसमें मिलाकर आप लोग लिख दीजिए। नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। आपको बता देता हूं, कोई भी एग्जामिनर सामाजिक विज्ञान का जब कॉपी चेक होता है वो पूरा नहीं पढ़ता है। ठीक है, उसमें नियम नहीं होता, कंसेप्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा विवरण होता है। अगर आपने अच्छे से लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर आपको वो देता चला जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पांचवा टॉपिक। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों कि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा मायने रखता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग उल्टा ही लिखो, गलत ही लिखो। अगर हेडिंग नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे का ही हेडिंग लिख दो, लेकिन हेडिंग सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मायने रखती है, इतना याद रखिएगा। कोई भी अगर एक प्रश्न कर रहे हो, मान लीजिए अगर 6 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का कोई भी प्रश्न है, तो उसमें याद रखें आप लोग कि कम से कम उसमें 3 से लेकर 4 हेडिंग होना चाहिए। आज से ही आप इसको समझ लीजिए कि जब उत्तर आप लिख रहे हो दीर्घोत्तरीय का 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न, तो 3 से लेकर 4 हेडिंग उसके बीच होना चाहिए। ये नहीं कि एक हेडिंग बनाकर पूरा का पूरा छापने लगे, ऐसा काम नहीं करना है आपको। गलत ही हेडिंग बनाइए। कीवर्ड से हेडिंग बना लीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हेडिंग बनाने का तरीका क्या होता है। किसी भी प्रश्न का आप 4-5 हेडिंग कैसे बना सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट। आप सामाजिक विज्ञान में अगर फ्लो चार्ट से अगर आंसर लिखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर उतना ही ज्यादा नंबर देता है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी मैं। ये नियम है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्व करने का। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है आप लोगों को तो अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं, पेपर तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न देखिए, यहां से बोला है वर्णनात्मक, पहला है प्रश्न 21, बोला है कि उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि कारकों का उल्लेख करना है, मतलब किसके कारण, वो कौन कौन से कारण थे जिनमें यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में कौन कौन से कारण उल्लेख है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा कि महत्वपूर्ण कारक। देखिए पहली हेडिंग आप डालेंगे महत्वपूर्ण कारक।
इसमें लिखिएगा महत्वपूर्ण कार्य, पहली हेडिंग में गया, लिखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से कारण हैं? तो कारण पहला, कारण दूसरा, कारण तीसरा, कारण चौथा, कारण पांचवा। कम से कम 5 कारण आप लोगों को बनाकर लिखना है। अब क्या लिखोगे? अब यूरोप के बारे में जानते हो, वो चीज लिखना चालू कर दो। राष्ट्रवाद के बारे में जानते हो, राष्ट्रवाद के बारे में लिखना चालू कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाकर 5 हेडिंग तो ऐसे ही आपका पर्याप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगली हेडिंग क्या होगी? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हेडिंग डालने के बाद ठीक है, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पहले कौन आए, क्या किया, किस तरह की लड़ाई हुई, ये सब कुछ कंडीशन छाप कर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। अब असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन की अगर बात चला तो आप तुरंत गांधी जी को उठा लीजिए, गांधी जी के बारे में पूरा लिखना चालू कर दिए। गांधी जी ये किए, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, उन्होंने कई आंदोलन चलाया। ठीक है, इस तरह गांधी जी के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में आप लोगों को बनाकर लिखना है अगर आंदोलन की बात आ गया, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आंदोलन गांधी जी ने ही चलवाया था। इसके बाद संघवाद क्या है? अब संघवाद के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संघवाद क्या है। अब संघवाद के बारे में हेडिंग डालने के बाद अब उसके बारे में लिखना चालू कर दो। अगर ये नहीं आ रहा तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन तो जानते हैं कि कई सरकारें मिलकर जब किसी योजना को लागू करता है गठबंधन सरकार होती है। इस तरह बना बनाकर कोई भी एक निर्णय नहीं ले सकता है गठबंधन सरकार में, सारे के सारे मतों का निर्णय उसमें होना अनिवार्य है। ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है, नंबर आपको मिल जाएगा। 23वां प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार को किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। सबसे पहले पहली हेडिंग क्या होगी? विदेशी व्यापार। हेडिंग क्या होगी? विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार क्या होता है कि जब हम अपने देश से बाहर, ठीक है, मतलब भारत से बाहर देशों से जब आयात निर्यात करते हैं तो वहां पे विदेशी व्यापार कहलाता है। अब वहां पे क्या हम लोग अगले देश से क्या मंगाते हैं, क्या वो हमारे देश से ले जाते हैं, यही सब सारी चीजें लिखना है। फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी कि भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 कारण, मतलब 2 विशेषता। तो आप लिखोगे कि भारत के विदेशी व्यापार के विशेषताएं, 2 विशेषता, पहला विशेषता, दूसरा विशेषता। लिख दीजिएगा विशेषता में कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका विशेषता का काम कर देगा। इसके बाद अथवा है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए। अब कीवर्ड आपको मिला, आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? आर्थिक के बारे में जानते हो, लिखना चालू कर दो, या तो गतिविधि के बारे में जानते हो, लिखना चालू कर दो। इसके बाद आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण, 2 हेडिंग तो यहीं से बन गया आप लोगों का, क्लियर है। इसके बाद है 24वां कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपयोग कैसे हुआ। अब देखिए, पहली हेडिंग होगा प्रौद्योगिकी, फिर आर्थिक विकास हेडिंग बना लीजिएगा, फिर उनके कारणों के संसाधनों के अति उपभोग कैसे हुआ, तो लिखिएगा संसाधनों के अति उपयोग। ठीक है, संसाधनों के अति उपभोग, ये भी हेडिंग का काम करेगा। तो 4-5 हेडिंग तो यही से निकल के चला आया, बस आपको लिखने की जरूरत है। नंबर तो आपको भाई भरपूर मिलने वाला है। इसके बाद है कि भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षित लाभों की विवेचना कीजिए। तो भारत में सड़क परिवहन, पहली हेडिंग यहीं से बनेगा, भारत में सड़क परिवहन। ठीक है, फिर भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभ, उसके लाभ कौन कौन से हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। अब आइए वर्णनात्मक दूसरा, 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। बताइए 150 शब्दों में आंसर लिखोगे तो कौन एग्जाम में 150 शब्द पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। आपने लिखा है, नंबर आपको मिल जाएगा। फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं? मतलब फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे जब फ्रांस की क्रांति हुआ? बनाकर कम से कम 10 से लेकर 15 कारण उसमें छाप दो। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का योगदान उदाहरण सहित लिखिए। पहली हेडिंग बनेगी विश्व की अर्थव्यवस्था, फिर बनेगी विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसके तकनीकी में योगदान किन लोगों का था, फिर उसके कौन से उदाहरण थे। तो 4 हेडिंग तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, फिर भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, भारतीय संघ के बारे में जानते हो, केंद्र राज्य के बारे में जानते हो, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। जातिवाद क्या है? तो जातिवाद के बारे में आप लोग जानते हो, जातिवाद बन गया। फिर अगली हेडिंग होगी भारत लोकतंत्र में भूमिका। ठीक है, 2 हेडिंग यहां से तैयार हो गया। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों से उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, कैसे जोड़ती हैं उसके बारे में लिखना है, 6 नंबर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट आप लोगों को करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर रोजगार कैसे विकसित हो रहा है, इसमें उनके कौन कौन से साधन है, यही सब तो कीवर्ड है, इन्हीं को तो बनाकर लिखना है आप लोगों को। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय, तो वन्य जीव संरक्षण के कौन कौन से उपाय ये लिखना है। 6 नंबर के लिए कम से कम 5-6 हेडिंग तो होना ही चाहिए इसके बीच में। इसके बाद मेरे प्यार जो है कि संगठित
और असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। फिर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। अब मानचित्र संबंधित आ गया। चलिए मानचित्र का मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, जेन्युइन ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों। मानचित्र छोड़ के नहीं आना है। मानचित्र आप लोगों का 10 नंबर का तो मानचित्र ही पूछा जाता है। देखिए कैसे मानचित्र में आप नंबर लाओगे। बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित और सही नामांकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। जैसे बोला पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो कहां, लाहौर में। तो लाहौर आपको मालूम चलेगा कि लाहौर में हुआ था। तो नहीं मालूम है आपको तो किसी भी देश का नाम लिख दीजिए। ठीक है, लाहौर नहीं मालूम है, यहाँ पे उत्तराखंड लिख लीजिए, बिहार लिख लीजिए, मद्रास लिख दीजिए, समझ रहे हैं, कुछ भी लिखिए। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहां स्थित है मेरे पास, प्रयागराज में। प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज उसका नाम चेंज कर दिया गया है। प्रयागराज नहीं मालूम है, लखनऊ लिख दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनारस लिख दो, वाराणसी लिख दो, ऐसे आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है। कह रहा वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों कहां पे, मद्रास में। ठीक है, नहीं मालूम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप नागपुर लिख दो। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया, नमक बनाया गया दांडी में, जो कि पड़ता है गुजरात में। नहीं मालूम है तो राजस्थान लिख दो। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको लिखना है। नंबर आपको तो मिलेंगे भाई। वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ कहां हुआ, गोरखपुर में, तो गोरखपुर में हुआ। अगर नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों तो आप किसी भी जिले का नाम यहां पे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। गोरखपुर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, तो 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बहुत नगर है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख दीजिए। वैसे 10 लाखी नगर तो आपके वो हैं, लखनऊ हुआ, एक कानपुर हुआ। ठीक है, अगर नहीं मालूम है या तो लखनऊ लिखिए या तो कानपुर लिखिए या किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, चल जाएगा आपका। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक नहीं है तो असम लिख दीजिए, जयपुर लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों तो उदयपुर लिख दो। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण भारत की एक नदी, तो दक्षिण भारत की एक नदी गोदावरी है। ठीक है, आपको नहीं मालूम है कावेरी नदी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चाय उत्पादन के किसी एक क्षेत्र का नाम लिखना है, तो चाय उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है असम। ठीक है, असम नहीं है तो यहाँ पे बिहार लिख दो। ठीक है, मतलब आपको लिखना ही है कुछ ना कुछ। और मानचित्र पर आप इस चिन्ह के द्वारा किसी भी लोकेशन को दर्शा दो, नंबर आपको मिल जाएगा। पेपर हो गया समाप्त। मेरे प्यार बच्चों, सामाजिक विज्ञान में पास करने का सबसे आसान तरीका है मेरे प्यार बच्चों, और इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी तैयारी 0% है मेरे प्यार बच्चों तो यकीन मान के चलिए कि 70 में आपके 50 से 55 नंबर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें कॉपी उस तरह की नहीं चेक होती है, आप लिखे वो नंबर मिलता चला जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।